हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं हॉस्टल से आज ही घर आया था। मुझे हॉस्टल से छुट्टियां थी और मैं चाहता था कि ये वक्त मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूं। कुछ दिनों के बाद मेरे पेपर्स भी स्टार्ट हो जाने थे और जब मेरे पेपर शुरू होते थे तो मैं अपनी पढ़ाई में ही जुट जाता था। मुझे किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहता था। मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा अहम थी। इसी वजह से मेरी अपनी घर वालों से बहुत ही कम मुलाकात होती थी। अब जब मैं घर में आया तो तब मेरी अपनी चची से तफसीली मुलाकात हुई थी। वो बहुत खुले दुले मिजाज की औरत थी। इन्हें देखकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। चची को मैंने शादी वाले दिन ही देखा था और इसके बाद एक दो बार सरसरी अंदाज में तब देखा था जब वो किसी दावत पर जाने के लिए तैयार थी, और एक बार वो इत्तेफाक से अपने मैके में चली गई थी और मैं 2 दिन बाद वापस आ गया था। मेरी इनसे तफसीली कभी बात नहीं हुई थी। अब जब मैं इन्हें देखा तो हैरान रह गया मैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक और रोमानवी मिजाज की मालूम होती थी, जबकि चाचू बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के शख्स थे। वो बहुत सीधे साधे और अपने काम से काम रखने वाले थे, जबकि चची को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो किस किस्म की औरत थी, मगर उन्होंने मुझसे किसी किस्म की कोई बात भी नहीं की थी। बस अजीब से मायनी खेज अंदाज में मुझे सर से लेकर पाँव तक देखती और फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाती थी। मैं इस वक्त अपने कमरे में पढ़ रहा था जब चची बेतकल्लुफी से मेरे कमरे में आ गई और मेरे ही बेड पर नीम दराज होकर मेरी किताबें उठाकर देखने लगी। चची को मैंने देखा तो मैं शर्मा कर नजरें झुकाकर रह गया। इस वक्त उनकी कमीज बहुत तंग थी और गला भी बहुत खुला था। हमारे खानदान की औरतें इस कदर बेबाकाना लिबास नहीं पहनती थी और ना ही नौजवान लड़कों के कमरे में जाती थी। ये बात मैंने ढके छुपे लफ्जों में चची से कही तो वो जोर जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, मॉडर्न जमाने के लड़के होकर भी कौन सी जमाने की बातें कर रहे हो। छोड़ो इन बातों को और चलो मेरे साथ। हर वक्त क्या तुम पढ़ाई करते रहते हो? आओ हम लूडो खेलते हैं। वो जबरदस्ती मेरा हाथ अपने जवान और हरात भरे हाथों में लेकर अपने कमरे में आ गई और कदरे आगे की जानिब झुककर वो मेरे साथ लूडो खेलने लगी। मेरी नजरें बार बार उनके वजूद का तवाफ कर रही थी। मैं बामुश्किल उनके वजूद से अपनी नजरें चुराने में कामयाब हुआ था और इसी पल अब्बा कमरे में दाखिल हो गए। वो हम दोनों को मायनी खेज अंदाज में देखते हुए कहने लगे कि चची भतीजे में क्या हो रहा है, कौन सा खेल खेला जा रहा है। उनकी बात सुनकर चची उन्हें आंख मारते हुए बोली कि आपके बेटे को तो कुछ भी नहीं आता, इसे तो हर एक चीज सिखानी पड़ेगी। अब्बा उनकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़े और वो दोनों आपस में अजीब अंदाज में मजाक करने लगे। इनकी बातें मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, मगर इनका अंदाज मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और फिर इन दोनों में वहीं पर छोड़कर जब मैं बाहर आया तो ताई संजीदा चेहरा लिए सब्जी बना रही थी। मैं ताई के पास बैठ गया। तब वो मुझे कहने लगी कि क्या बात है, क्या तुम्हें भी अब्बा की तरह चची पसंद आ गई है? कैसा वक्त गुजर रहा है उनके साथ? मुझे ना जाने क्यों घर का हर फर्द ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा चची के आने के बाद ही हुआ था। मैं इनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गया और दोबारा से अपनी पढ़ाई में मगन हो गया। आधी रात तक मैं पढ़ता रहता था और नींद को भगाने के लिए मुझे चाय का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज मैं दूसरी बार चाय बनाने के लिए जब किचन में आया तो मुझे अब्बा के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान परेशान रह गया कि इस वक्त अब्बा के कमरे में कौन मौजूद था। मैं जैसे जानता था कि घर में जो भी मुलाजमा थी वो शाम को अपने घर वापस चली जाती थी, और इस वक्त तो घर में ऐसी कोई औरत मौजूद नहीं थी जिसके बारे में गुमान कर सकता कि वो अब्बा के कमरे में होगी। तभी फिर मैं सर झटक कर अपने कमरे में आ गया। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा था। ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर मैं खुद भी परेशान हुआ था कि ये आवाज़ें कैसी हैं। और फिर इस दिन जब यही आवाज़ें मैंने चाचू के कमरे से सुनी तो अब तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और फिर जब मैंने खिड़की से झांक कर कमरे में देखा तो चाचू और चाची दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे से सरूर हासिल करने में मसरूफ थे। ये मंजर मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। तब भी ये सब देखकर मैं गड़बड़ा गया और फौरन से पीछे हट गया। अब मैं अपने कमरे में आ गया था और अब मैंने चाय बनाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया था। जब मैं किताबें खोलकर बैठा और पढ़ने की कोशिश की तो वो आंखों देखा मंजर मेरी नजरों के सामने लहराने लगा था और मैं चाहकर भी एक लफ्ज नहीं पढ़ पाया था। फिर जब मैं सो गया तो बंद आंखों में पीछे चची का जवान सरापा घूमने लगा। अब अगले दिन चाचू फिर से अपनी ड्यूटी पर चले गए थे और अब फिर से ये आवाजें अब्बा के कमरे से आने लगी थी। तभी अब मैं सच झुंझला गया था। मैं जानता था कि मेरे अब्बा रंगीन मिजाज थे और चची भी ऐसी ही तबीयत के मालिक थी। मैं इस बात से भी नावाकिफ नहीं था, मगर इसके बावजूद भी मैं ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि अब्बा और चची का आपस में कोई ताल्लुक होगा और वो दोनों इस वक्त रात की तारीकी में ये गुनाह खेल रहे होंगे। चची तो अब्बा के भाई की इज्जत है और भाई की गैर मौजूदगी में इनकी इज्जत की हिफाजत करना अब्बा पर फर्ज था
और वो अपना फर्ज अदा करने की बजाय अपने ही घर की इज्जत पर हाथ कैसे डाल सकते थे। यही सब सोचते हुए मैंने अपने जहन से इस बात को झटक दिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब्बा जैसे भी सही, कम अज कम वो घर की औरतों की इज्जत पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। इससे पहले ताई भी तो इसी घर में रही थी। ताई भी तो बेवा थी, अकेली थी, इनकी तो कोई औलाद भी नहीं थी। अगर अब्बा ने ताई की तरफ कभी गलत आंख से नहीं देखा था, कभी इन्हें गलत इरादे से नहीं छुआ था, तो वो चची के साथ ऐसा करने के बारे में सोच कैसे सकते थे? जबकि वो तो इनसे उम्र में बहुत छोटी थी और काफी तेज तरार औरत भी थी। वो इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वालों में से नहीं थी। आज भी मैं पेपर की तैयारी कर रहा था और बार बार मुझे नींद के झोंके सता रहे थे। मैं फिर से नींद भगाने के लिए चाय बनाने के लिए कमरे से किचन में आ गया। आज तो ये आवाजें मामूल से ज्यादा सुनाई दे रही थी। अब मैं बुरी तरह से बेचैन हो गया था। मैं देखना चाह रहा था कि आखिर अब्बा के कमरे में ऐसा क्या हो रहा है। ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं। तभी मैंने खिड़की से दरवाजे की झरी से आंख लगाकर अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। क्योंकि सामने मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मैंने सुना था कि मेरी पैदाइश के दौरान कुछ पेचीदगी वाक़या हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी थी। मेरी माँ के बाद ताई ने मुझे पाला पोसा था, मेरा ख्याल रखा था। अब्बा ने भी मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और तभी तो उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी, इस डर से कि कहीं सौतेली माँ मेरे साथ सौतेलों वाला सलूक ना करे, कहीं वो मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचाए। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए अब्बा ने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी, मगर दूसरी शादी नहीं की, नाम भी नहीं लिया उसका। टाइम के बाद मेरी ताई भी बेवा हो गई थी। ताया अब्बू का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और वो जिंदगी की बाजी हार गए थे। ताई को अल्लाह ने औलाद से नेमत से महरूम रखा था। जब भी वो अपने तमाम तर जज्बे और मोहब्बतें मुझ पर ही लौटाती थी। अभी भी ताई के मशकूर थे अब्बा कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, कि मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी। मैं भी ताई से बहुत मोहब्बत करता था, उनसे बहुत करीब था और उन्हें ही अपनी माँ समझता था। अब्बा अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बाहर से पूरा कर लिया करते थे। ये भी गनीमत थी कि वो घर की मुलाजमाओं और औरतों पर बुरी नज़र नहीं डालते थे। दादी ने कई बार अब्बा को सबसे बाज रहने की हिदायत दी थी। उन्हें कहने लगी कि तुम गुनाह की ज़िंदगी से बाज आ जाओ। आखिर कब तक तुम मुख्तलिफ औरतों के पीछे फिरते रहोगे? फिर किसी औरत से साथ तुम घर बसा लो, उसके साथ शादी कर लो। मगर अब्बा ने अम्मा की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। शादी तो अब मैं कभी भी नहीं कर सकता। मेरे लिए ज़िंदगी गुजारने का सहारा मेरा बेटा काफ़ी है। अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो न जाने मेरी बीवी कैसी होगी, वो मेरे बेटे के साथ कैसा सलूक करेगी। मैं अपने बेटे को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब्बा की बातें सुनकर दादी अपना सर पीट लेती थी। आखिर तुम्हें कब समझ आएगी मंसूर? जब तक वक्त हाथ से निकल जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, शादी कर लो, अपना घर बसा लो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें औलाद वो दे देगा। वो तुम्हें अच्छी बीवी से नवाज देगा जो तुम्हारे इस बेटे को भी अपना बच्चा समझकर पाल लेगी। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मगर अब्बा ने दादी की एक बात भी नहीं सुनी। दादी ये सब कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गई। दर पर्दा दादी की ख्वाहिश थी कि अब्बा ताई के साथ निकाह कर लें और वो दोनों अपने घर में जायज रिश्ते के साथ रहें और ताई को भी सहारा मिल जाएगा। दादी को डर था कि इनके मरने के बाद सब ताई की तरफ से आंखें न फेर दें। मगर अब्बा ने ताई को अपनी बहन बोला था और अपनी मुंह बोली बहन के साथ वो शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दिन इसी तरह से बीते जा रहे थे। अब मैं कॉलेज में जाने लगा था। मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहता था। कॉलेज गांव से अच्छे खासे फासले पर था और फिर रोज का आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो जाता था। तब मेरे आने जाने के लिए अब्बू ने गाड़ी के बजाय हॉस्टल में ही बंदोबस्त कर दिया था। गो कि ये फैसला करना आसान नहीं था। उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया था और ताई भी मुझे अपनी सगी औलाद की तरह चाहती थी। ऐसे में उन दोनों के लिए मुझे खुद से दूर करने का फैसला मुश्किल था। मगर मैं भी क्या करता, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही था। हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद मुझे कुछ टाइम के बाद चाचू की शादी की हंगामी जाग उठे। चाचू चाची की किसी दोस्त की बहन थी, वहीं पर चाचू ने पसंद किया था और उनसे शादी करना चाहते थे, जबकि अब्बा और ताई इस बात से मुखालफत कर रहे थे। अब्बा का कहना था कि वो लड़की किसी भी तरह से हमारे खानदान के काबिल नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। मैं किसी भी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। मगर चाचू का एक ही इसरार था कि उन्होंने शादी करनी है तो नगीना से ही करनी है। उन्होंने नगीना से वादा किया हुआ है कि वो अपनी वादा खिलाफी नहीं कर सकते। चाचू की जिद के आगे मजबूर होकर अब्बा और ताई ने भी हार मान ली थी और जहाँ वो कहते थे वहीं पर उनकी शादी करवा दी थी। मैं जब भी घर जाता था तो मेरी सरसरी सी अपनी चाची से मुलाकात होती थी। एक नज़र देखकर मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा रोमानवी मिजाज की भी थी। ताई अम्मी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
जहाँ पर वो होती ताई मुझे वहां से जाने का कह दिया करती, उठा दिया करती थी। मैं समझने से कासिर था ऐसा क्यों है। अब मुझे घर में रहने का मौका मिला तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि ताई बिल्कुल सही करती थी, क्योंकि चची की मुझ पर बुरी नजर थी और वो मुझे फंसाने के लिए अपनी जवानी और खूबसूरत जाल फेंका करती थी, जिन्हें मैं नजरअंदाज कर दिया करता था। मेरे दिल में उस रिश्ते के लिए इज्जत थी। वो रिश्ते में मेरे चचा की बीवी थी और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल मोहतरम थी। और अब जब मैं कुछ दिन रहने के लिए आया था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो अब्बा के साथ कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ है। चाचू नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे। हफ्ते में 1-2 दिन वो घर में आते थे और फिर वापस चले जाते थे। पीछे चची घर में अकेली होती थी। ताई हर वक्त चची की वजह से गुस्से में रहती थी। इनका बस नहीं चलता था और चची को उठाकर घर से बाहर ही फेंक दे, मगर ऐसा महज सोच सकती थी। चाचू इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो अपनी बीवी की तौहीन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई दूसरा शख्स ऐसा काम करता तो उसे कभी माफ ना करते। अब जब मैंने बहुत शक की तस्दीक हो गई मुझे, तो मैंने आंखों से अपनी चच्ची और अब्बा को गलत काम करते हुए देखा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। कमरे की लाइट ऑन थी और जो कुछ वो दोनों कर रहे थे वो मेरे जज्बात भड़काने के लिए काफी था। पहले तो मुझे शदीद गुस्सा आया कि अब्बा ये सब क्या कर रहे हैं। चची इनके भाई की बीवी है और उनकी घर की इज्जत है। अपनी इज्जत को नीलाम करना कहाँ की अक्लमंदी है। मगर फिर जब मेरी चची के होशरुबा हुस्न पर नजर पड़ी और उनकी क़यामत ख़ेज़ जवानी को देखकर मेरा अपना दिल इन पर फिसलने लगा और मैं सोचने लगा कि इस सब में अब्बा का क्या कसूर है। वो है ही इस कदर हसीन कि कोई भी उन्हें देखकर अपना ईमान गंवा सकता है। और फिर मैं काफी देर तक उन दोनों को एक दूसरे से लुत्फ हासिल करते हुए देखते रहा। तब भी चची की नजर मुझ पर पड़ी और जब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ तो मैं सिटपटा गया और फौरन वहां से हटकर अपने कमरे में आ गया। अपने बिस्तर पर लेट कर जब मैंने आंखें बंद की तो तमाम वाकयात मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। बार बार चची का होशरुबा हुस्न मेरे छक्के छुड़ा रहा था और मेरी नींदें हराम कर रहा था। कितनी देर तक मैं खुद से जंग लड़ता रहा। बिलाखिर मैं नींद की वादियों में खो गया था। एक अजीब सा एहसास, मेरी आंख उससे खुली। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे चेहरे को सहला रहा हो। अब जब मैंने आंख खोल कर देखा तो ये देखकर मैं सटपटा गया कि चची मेरे इस कदर करीब बैठी हुई थी। वो मेरे बालों में उंगलियां चला रही थी। अब जब मेरी इनके वजूद पर नजर पड़ी तो ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि इस वक्त वो नीम बरहाना लिबास में थी। वो मेरे होश उड़ाने के लिए इस वक्त मेरे पास मौजूद थी। मैं बहुत मुश्किल से उनसे नजरें चुराने लगा और उन्हें कहने लगा कि ये आप क्या कर रही हैं। मगर वो जैसे बेखुद हुई जा रही थी। वो हर एक चीज को नजरअंदाज करके मेरे वजूद से लिपटती जा रही थी। उनके वजूद के साथ लगते ही मेरे जिस्म में जैसे चिंगारियां दौड़ने लगी। मेरे जज्बात में आग लगने लगी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गया था और फिर वो सब कुछ हो गया था जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। चची आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर हावी होती जा रही थी और फिर मैं इनकी मर्जी के मुताबिक वो सब करता गया। फिर जब मैं होश की दुनिया में वापस आया तो खुद को कोसने लगा, मगर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी चची थी, मेरे चचा की इज्जत थी और मैं इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। अब मैंने चची को बहुत मुश्किल से अपने कमरे से बाहर भिजवाया और खुद दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया था। और अब मैं क्या करूं। अब इस सब से कैसे जान छुड़वाऊं। मैं तो अब्बा को इस सब से रोक रहा था और अब चची मुझे मेरे साथ ये सब करने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था चचा को मैं कैसे बताऊं। चचा बहुत अच्छे थे और ये वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी किसी नेक और शरीफ औरत से शादी हो। चची बिल्कुल भी इन औरतों के काबिल नहीं थी और मैं चचा को हकीकत ये बताना चाहता था, मगर मुझे डर था कि कहीं वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा ना कर दें। चची जैसी शातिर औरत कहीं मुझ पर ही इल्जाम तराशी ना कर दे। तभी मैंने सोचा कि इस काम में एक ताई ही है जो मेरी मदद कर सकती है और फिर सारी रात मैंने ताई के सामने रखी। तो वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगी कि मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मैं समझती थी कि तुम एक बहुत अच्छे मासूम बहुत हो, मगर अब मुझे पता चला कि तुम भी छोटे नहीं हो, बल्कि तुम एक मर्द हो जो औरत से फायदा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने ताई के आगे हाथ जोड़ दिए। उन्हें कहने लगा कि ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। चची खुद ही मेरे पास आ गई और जो कुछ भी हुआ उनसे कहने लगी, और वरना मैं कभी भी ये सब करने की जरूरत नहीं कर सकता था। ताई ये कहने लगी कि अब वो हद से बढ़ रही है और पहले तो मैं इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती, मगर अब ये सब नजरअंदाज करना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। उसके शौहर के इल्म में ये सब लाना जरूरी है। और फिर चची और मैंने एक मंसूबा बनाया, मगर मुझे डर लग रहा था कि अगर अब्बा को ये बात पता चल गई तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मुझे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था, मगर चची से जान छुड़वाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। चची अब मेरे आगे पीछे फिरने लगी थी। वो बार बार मुझसे ये सब चाहने लगी थी जो उसने उस दिन मुझसे किया था, मगर अब तो मुझे वो सोच सोच कर शर्म आ रही थी और मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और अब जब रात के वक्त चचा चची अपने कमरे में थे तो ताई ने चाचू को फोन करके घर के पिछले हिस्से में बुला लिया। चाचू दूसरे शहर के घर आ गए, मगर इस वक्त वो ताई के कहने लगे कि किस वजह से घर आने की बजाय अपने दोस्त के यहाँ ठहरे हुए थे। और जैसे ही ताई ने उन्हें कॉल की तो वो हैरान परेशान होकर घर आ गए। ताई ने चाचू को
ये बात नहीं बताई थी कि इन्हें क्या दिखाना चाहती थी। ताई ने कहा कि एक इमरजेंसी हो गई है, वो चाचू के साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हैं। चाचू अपने आप के बारे में किसी को भी मत बताएं, ना चाची को और ना ही किसी और को। और इनके चाचू के साथ अकेले में बात करना बहुत ज़रूरी है। चाचू हैरान परेशान से सब सुनकर घर आ गए थे और फिर ताई बहाने से अब्बा के कमरे में ले गई थी उन्हें। और फिर खिड़की से अंदर चाचू की नजरें तो चाचू ने किसी को नहीं बताया, ना चाची को ना अब्बा को। और उनसे वो ताई अकेले में बात करना बहुत ज़रूरी समझ रही थी। चाचू हैरान परेशान से जब आए और फिर ताई बहाने से इन्हें अब्बा के कमरे में ले गए। और जब खिड़की से अंदर चाचू की नज़र पड़ी और इनके पाँव के नीचे से ही ज़मीन निकल गई थी। उन्होंने अपने महबूब बीवी को अपने भाई के साथ बाजुओं में देखा था। वो बीवी जिन्हें हद से ज़्यादा एतबार था, इसके लिए उन्होंने सबसे टक्कर ली थी। यहाँ तक कि अब्बा ने भी सबसे रिश्ते से ज़्यादा मुखालफत की थी और अब अब्बा अपने ही भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी से फ़ायदा उठाने लगे थे। चाचू को सबसे ही नफरत का एहसास हो गया था और तभी उल्टे कदमों घर से वापस मुड़ गए थे। इसके बाद चाचू कभी घर नहीं आए तो ताई परेशान थी कि ये मामला तो उल्टा ही हो गया। चाचा को चाहिए था कि वो चाची को घर से निकाल देते, मगर वो खुद ही घर छोड़कर चले गए। अब मैंने ताई से पूछा कि आखिर इस मसले का क्या हल निकालना चाहिए। ताई कहने लगी कि एक बार उसे बुला कर लाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा और फिर मैं चाचू को ढूंढने के लिए मुश्किल उन तक पहुंचा। जब इन्हें घर लेकर आया तो तब ताई ने उन्हें समझाया। उन्हें कहने लगी कि ये दुनिया जिंदगी एक ही लड़की का तमफत नहीं हो जाती। ये दुनिया तुम्हारे किसी तरह भी काबिल नहीं है। वो औरत जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, जो तुम्हारे भाई और भतीजे पर आशिक हो चुकी है और इन सब के साथ ही कर चुकी है, और ऐसे घर में रखना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मेरी मानो तो इसको छोड़ दो और इसको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। चाचू ने तन्हाई में ये बात करते हुए, जैसे तुम इसको तलाक देकर घर से बाहर निकालोगे तो किसी अच्छी लड़की से शादी कर दूंगी। चाचू ने ताई की बात को मानते हुए चाची को घर से निकाल दिया था, उसे तलाक दे दी थी। अब्बा को इस फैसले पर एतराज था, मगर जब चचा ने इनके सामने आईना लाकर रखा और इनसे सवाल किया कि मेरी गैर मौजूदगी में तो आप मेरी बीवी की इज्जत के मुहाफिज थे, आप ही इनकी इज्जत के लुटेरे बन गए कैसे, तो अब्बा के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। और फिर चचा चाचू घर छोड़कर चले गए थे। वो अब कभी भी छुट्टी के दिन अब्बा ने तो जैसे जवाब ही नहीं दिया। और फिर चाचू घर छोड़कर जब गए तो वापस ही नहीं आते थे। ताई जब इन्हें घर आने के लिए उकसाती तो वो कहते थे कि मेरा वहां पर नहीं आना चाहते। अभी हर एक जगह पर इसी बेवफाई की याद आती है। हम चाचू को जितना भी दूसरी शादी करने के लिए कहते थे तो वो एक ही बात कह के हमें खामोश करवा देते थे कि मेरे लिए तो बस एक ही सबक काफ़ी है, मैं मजीद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर हम लोग खामोश जाते थे, मगर सच कहते हैं वक्त मरहम है, सारे घाव वक्त के साथ भर जाते हैं। ताई ने एक नेक परवीन लड़की चाचू के लिए ढूंढ ली और उनको निकाह के लिए राजी किया। नाचार चाचू ताई की बात नहीं टाल सके और उनको अपने भाई की भी खौफ आ रहा था, मगर ताई ने और मैंने अब्बा को भी फोर्स किया और समझाया, कब तक गुनाह के पीछे भागोगे, अब तुम्हारी औलाद भी जवान हो गई है, अब शादी कर लो। इस तरह एक ही दिन अबू और चाचू का निकाह शरीफ औरतों से हो गया था और उनको हर कोई, सब ने ही ताई के ही फैसले सराहे थे। अब सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश और मुतमईन थे। हम दोनों बाप बेटे ने दिल से तौबा पड़ी थी। ताई ने 1 साल बाद मेरी भी शादी करवा दी। उनका कहना था कि निकाह सुन्नत है, निकाह को आम करना चाहिए और जल्दी ही अपने बच्चों को निकाह का करना चाहिए ताकि वो गुनाह से बचे। मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, मगर जो गुनाह चाची ने मुझसे दानिस्ता तौर पर करवा दिया था, इस पर मैं आज भी शर्मसार था। अल्लाह ताला ने मुझे इस गुनाह के लिए माफ़ फरमाना। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।